एक ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जहां आकर साइंस और फिक्शन की लकीरें एकदम धुंधली हो जाती हैं। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। नमस्ते। हमारे इस ब्रह्मांड के शायद सबसे बड़े, सबसे गहरे राज को समझने के लिए तैयार हो जाइए। आपको 2014 की वो शानदार फिल्म इंटरस्टेलर तो याद ही होगी। उस फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरो कूपर गार्गेंचुआ नाम के एक विशालकाय ब्लैक होल में गिर जाता है और उसके बाद जो स्क्रीन पे होता है वो सच में दिमाग घुमा देता है। कूपर न सिर्फ वहां जिंदा बचता है बल्कि एक 5 आयामी टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां वो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने अतीत से बात कर सकता है। कमाल है। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सच में असल जिंदगी में कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसे क्या दिखेगा? क्या वो भी कूपर की तरह किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएगा? आइए इस सवाल का जवाब साइंस की दुनिया में ढूंढते हैं। ठीक है, तो ब्लैक होल को समझने के लिए हमें सबसे पहले आइंस्टाइन के ब्रह्मांड को समझना होगा। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां स्पीड और ग्रेविटी हकीकत को किसी चादर की तरह मोड़ सकती हैं। देखिए 1905 में आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, कोई भी चीज स्पेस में जितनी तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा गुजरेगा किसी रुकी हुई चीज के मुकाबले। फिर 10 साल बाद 1915 में आई जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने तो सब कुछ बदल दिया। इसने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बल्कि भारी चीजों की वजह से स्पेस टाइम में आया एक मोड़ है, एक झुकाव है, और ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी समय उतना ही धीमा चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय का धीमा होना, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं, वो 2 वजहों से हो सकता है। एक है काइनेमेटिक, जो बहुत तेज स्पीड से होता है जैसे किसी रॉकेट में, और दूसरा है ग्रेविटेशनल, जो बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा इंटरस्टेलर फिल्म में ब्लैक होल के पास वाले प्लैनेट पर हुआ था। तो यहां सबसे कमाल की बात यह निकल कर आती है, आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी सिर्फ ग्रहों या तारों जैसी चीजों को ही नहीं मोड़ती। वो गर्मी, आवाज और यहां तक कि लाइट यानी रोशनी को भी मोड़ देती है। और बस यही वो आइडिया है जिसने ब्लैक होल के होने की भविष्यवाणी कर दी थी। तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं तो देखते हैं कि असल में ब्रह्मांड के राक्षस, ये तारे खाने वाले दानव, पैदा कैसे होते हैं। देखिए, एक ब्लैक होल का जन्म एक बहुत बड़े तारे की मौत से होता है। जब किसी विशाल तारे का सारा न्यूक्लियर फ्यूल जल जाता है तो वो अपनी ही जबरदस्त ग्रेविटी के नीचे दबकर ठह जाता है। इसके बाद एक भयंकर धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और इस धमाके के बाद जो बेहद घना कोर बच जाता है, बस वही एक ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन एक मिनट, हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। इसके लिए एक शर्त है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखरन ने एक लिमिट बताई थी जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। इसके मुताबिक तारे के कोर का वजन हमारे सूरज से कम 1.4 गुना ज्यादा होना चाहिए, तभी वो ढहने के बाद एक ब्लैक होल बन पाएगा। तो अब हम ये तो जान गए कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। आइए ब्रह्मांड की इस सबसे अजीबोगरीब चीज का एक टूर करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं। स्टेला, जो किसी शहर जितने बड़े होते हैं और तारे के मरने से बनते हैं। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो हमारी पूरी आकाशगंगा के केंद्र में हैं और जिनका वजन लाखों करोड़ों सूर्यों के बराबर होता है। और एक तीसरी थ्योरी है प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स की, जो शायद बिग बैंग के साथ ही बने थे। किसी भी ब्लैक होल को समझने के लिए हमें उसके 4 खास हिस्सों को जानना होगा: एक्रीशन डिस्क, फोटोस्फेयर, इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जो हम तस्वीरों में वो आग का धधकता हुआ गोला देखते हैं ना, वो असल में ब्लैक होल नहीं बल्कि उसकी एक्रीशन डिस्क है। ये गैस और धूल का एक ऐसा बवंडर है जो इतनी तेज घूमता है कि फ्रिक्शन से चमकने लगता है। वैसे ये हमें नारंगी दिखता है, पर असल में इसका रंग नीला सफेद जैसा होगा क्योंकि इससे खतरनाक एक्सरे निकलती हैं। अब इसके थोड़ा और अंदर आता है फोटोनोस्फेयर। ये वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट भी उससे बच नहीं पाती और ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगती है। मतलब रोशनी के कण, फोटॉन्स, एक ऑर्बिट में फंस जाते हैं। थ्योरी तो ये भी कहती है कि अगर कोई यहां खड़ा हो सके तो उसे अपने ही सिर का पिछला हिस्सा दिख जाएगा। और फिर आता है इवेंट होराइजन, वो जगह जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये एक ऐसी अदृश्य बाउंड्री है जिसे अगर एक बार पार कर लिया
तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहां ग्रेविटी इतनी ताकतवर हो जाती है कि लाइट भी इससे बाहर नहीं निकल सकती। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल सेंटर में, सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह जहां हमारे फिजिक्स के सारे नियम, सारे कानून फेल हो जाते हैं। यहां स्पेस टाइम का घुमाव अनंत हो जाता है और सारा का सारा मैटर एक ऐसे बिंदु में सिमट जाता है जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट है। तो अब जब हम ब्लैक होल की पूरी बनावट समझ चुके हैं, तो चलिए अपने पहले सवाल पर वापस चलते हैं। इवेंट होराइजन के पार आखिर है क्या, और विज्ञान को कल्पना से अलग करते हैं। सच कहूं तो इंटरस्टेलर का वो 5D टेसरैक्ट कमाल की सोच है, गजब की कल्पना है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है। हकीकत यह है कि आज का विज्ञान बिल्कुल नहीं जानता कि इवेंट होराइजन के अंदर क्या है। वो हमारे ज्ञान की सीमा है। तो असल में क्या होगा? जवाब थोड़ा अजीब है। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि अंदर गिरने वाली कोई भी चीज जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से खिंचकर लंबी हो जाएगी, बिल्कुल किसी नूडल या स्पेगेटी की तरह। इसी वजह से मजाक में इस प्रोसेस को स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर सिंगुलैरिटी पर ग्रेविटी स्पेस टाइम को अनंत रूप से मोड़ देती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां पहुंचकर समय रुक जाता है? और सोचिए, अगर ब्लैक होल के अंदर समय हमारे लिए रुक जाता है, तो बाहर के ब्रह्मांड के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या उसके अंदर फंसा हुआ कोई भी कण बाहर के पूरे ब्रह्मांड का अंत देख पाएगा? ये वो सवाल हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में अभी कितना कम जानते हैं।